हेलो दोस्तों, गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेत आत्मा का खेल। इस कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे बुरी आत्माएं दूसरों के शरीर को और अगर वो नवविवाहित हों तो उनके शरीर पर कब्जा करने का इंतजार में रहती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करें। साल 1900 गांव में शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके मिट्टी और चूल्हे की खुशबू साथ लिए गलियों से होकर बह रहे थे। राधा की शादी को अभी मुश्किल से 5 दिन हुए थे। उसके माथे पर हल्दी की हल्की सी पीली आभा अब भी झलक रही थी। आज उसने अपने मायके की याद में जिद कर दी थी, अर्जुन मैं आज ही भैया भाभी के घर जाऊंगी, बहुत दिन हो गए उनसे मिले। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ भी भर दी। हालांकि रात का समय और जंगल का रास्ता उसे थोड़ा बेचैन कर रहा था। राधा उम्र में 16-17 की नाजुक सी गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखों वाली, माथे पर लाल सुर्ख सिंदूर और मांग में सुहाग की चमक बिखेरती हुई लड़की थी। उसके गहनों की खनक मानो जैसे हर कदम पर रुनझुन बज रही हो। आज वे अपने भाई और भाभी के घर पहली बार नैहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अर्जुन लंबा मजबूत कद काठी वाला, हल्के भूरे रंग का कुर्ता और सफेद धोती पहने हुए नए दूल्हे की तरह साफ सुथरे वस्त्रों में था। उसके माथे पर हल्का सा टीका और गले में सफेद फूलों की माला थी, जो शादी के बाद से उसने उतारी ही नहीं थी। राधा कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। लाल बनारसी साड़ी का आंचल उसके कंधे से नीचे रेशम की लहर की तरह गिर रहा था। उसके बालों में ताजा गुथे हुए गजरे की महक पूरे कमरे में फैल रही थी। भाभी की दी हुई सोने की लंबी झुमके उसके कानों में झूल रहे थे और नथ की हल्की सी चमक उसकी सांसों के साथ हिल रही थी। पैरों में लाल सिंदूरी रंग से रची महावर और चांदी की पायलें, जिनकी छन छन उसकी खुशी का ऐलान कर रही थी। अर्जुन भी बगल के कमरे में तैयार हो रहा था। उसने हल्की क्रीम रंग की धोती और कुर्ता पहना, जिसके ऊपर उसने भूरे रंग की हल्की ऊनी शॉल डाल ली थी, पहाड़ी रात की ठंड से बचने के लिए। उसके सिर पर साफ सुथरी पगड़ी बंधी थी और हाथ में चांदी की पुरानी जेब घड़ी भी लटक रही थी, जो उसके पिता की निशानी थी। जब राधा बाहर आई तो चांदनी में उसकी साड़ी का बॉर्डर चमक उठा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और अनायास कह दिया, तुम्हें देखकर लगता है जैसे पूरा चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस सफर में सिर्फ ये दोनों ही नहीं निकलेंगे, रास्ते में कुछ और भी इनका इंतजार कर रहा होगा। वे नहीं जानते थे कि इस रास्ते पर सिर्फ इंसान नहीं चलते, परछाइयां भी चलती हैं और कभी कभी वे इंसानी रूप भी ले लेती हैं। राधा ने शर्माकर नजरें झुका ली और अपने गहनों को हल्के से ठीक किया। गाड़ी वाला मंगलू आंगन में घोड़ा गाड़ी तैयार करके खड़ा था। गाड़ीवान बुजुर्ग था, नाम था मंगलू। उसने चलने से पहले कहा, बाबूजी, इस रास्ते से रात को बहुत कम लोग जाते हैं, कहते हैं यहाँ कुछ है। अर्जुन हंसते हुए बोला, डर तो बुजुर्गों की कहानियों में होता है मंगलू, चलो समय हो गया। लेकिन मंगलू की आंखों में जो डर था वो असली था। घोड़े के गले में बंधी घंटियों की टुनटुनाहट और लालटेन की पीली रोशनी दोनों मिलकर एक शांत लेकिन रोमांचक सफर का संकेत दे रहे थे। ठंडी हवा में घुली सन्नाटा और घने जंगलों के बीच एक वीरान रास्ता। घोड़ा गाड़ी तैयार की गई। रात के 9 बज रहे थे जब वे गांव से निकले। आसमान में चांद बादलों में छुपा था और पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर डरावने आकार बना रही थी। बाहर आसमान में चांद बादलों में छुप छुप कर झांक रहा था। गांव के बाहर जाने वाले रास्ते के आगे घना जंगल था। यहाँ से होकर उन्हें भाई के घर पहुँचना था। राधा ने धीरे से अर्जुन से कहा, जंगल से होकर जाना तो थोड़ा डर लगता है, पर तुम साथ हो तो डर कैसा। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, डरो मत, मैं हूं ना, और वैसे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। राधा और अर्जुन मुस्कुराकर चल पड़े। गांव की मिट्टी की गलियों से निकलते हुए पीछे उनका छोटा सा घर धुंध में धीरे धीरे ओझल होने लगा। आगे था सिर्फ अंधेरा और वो जंगल जो सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए बैठा था। रास्ता कच्चा और संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे शीशम और पीपल के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे प्रेत हों, जो आने जाने वालों को अपनी ठंडी बेजान नजरों से घूर रहे थे। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलकर आपस में टकराती और उनकी चरचमराहट किसी बूढ़ी औरत की करहा जैसी लगती।
जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए सन्नाटा और गहरा होता गया। कभी कभार किसी अनदेखे पंछी की चीख उस सन्नाटे को चीर देती और फिर सब पहले से भी ज़्यादा भयानक लगने लगता। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कदम कुछ भारी हो रहे हैं। उसने नीचे देखा। घोड़ा गाड़ी कच्ची मिट्टी में थोड़ा थोड़ा धंस रही थी, जैसे किसी ने जमीन के भीतर से उसे पकड़ लिया हो। अर्जुन ने कोचवान को कहा, तेज चलो मंगलू। राधा ने उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा खालीपन था, मानो वे किसी और ख्याल में खो गई हो। पेड़ों के बीच कहीं से मंद फुसफुसाहट आने लगी। इतनी धीमी कि शब्द साफ नहीं थे। एहसास था कि कोई बुला रहा है। हवा अचानक ठंडी होकर हड्डियों तक चुभने लगी। लालटेन की लौ कांपने लगी और उसकी रोशनी में कभी कभार पेड़ों के पीछे से सफ़ेद सफ़ेद साए झलकने लगे, पर नज़दीक आते ही वे सब गायब हो जाते। अर्जुन ने राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से पायल की खनक सुनाई दी, धीमी फिर तेज और फिर जैसे कोई कान के बिल्कुल पास आकर हंस पड़ा हो। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के भीतर बढ़ती गई, हवा और ठंडी होती गई। पत्तों की सरसराहट, कभी कभी किसी जानवर की आवाज़ और फिर एकदम सन्नाटा। राधा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। कुछ अजीब सा लग रहा है। डरो मत, अर्जुन ने कहा, बस 1 घंटे की बात है। राधा और अर्जुन का सफ़र मानो सदियों लंबा हो चला था। कंधों पर रात का अंधेरा लटक रहा था और जंगल की खामोशी घोड़ा गाड़ी की आहट को निगल रही थी। हर ओर सिर्फ पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर किसी उल्लू की हूंट और बीच बीच में टहनियों के टूटने की आवाज़, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने गाड़ी की लालटेन को ऊंचा किया। पीली रोशनी में राधा का चेहरा और भी ज़्यादा फीका लग रहा था। उसके माथे पर बिंदिया तो थी, लेकिन पसीने की बूंदें उसे लगभग धुंधला रही थी। बस थोड़ी दूर और, तुम्हारे भाई का घर सामने ही है, अर्जुन ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में खुद भरोसा नहीं था। रास्ता एक मोड़ लेकर अचानक खुला। सामने कच्चा रास्ता था। उसके दोनों ओर लटकते पीपल और बरगद के पेड़ थे, जिनकी जटाएं जमीन को छू रही थी। हवा में हल्की सी मिट्टी और किसी पुराने सड़े हुए फूलों की गंध थी, कुछ वैसी ही जैसे किसी प्रत्यक्ष शादी के मंडप में रह जाती है। राधा ने अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ था। तुमने सुना, किसी ने मेरा नाम पुकारा। अर्जुन ठिठक गया। पीछे देखा तो धुंध के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उस धुंध में जैसे 2 परछाइयां बिल्कुल उनकी ही तरह की कुछ कदम पीछे खड़ी। उनको लगा जैसे वो 2 परछाइयां उनकी घोड़ा गाड़ी के पीछे लगातार चल रही थी। अब कुछ कुछ गांव के पहले घरों की झलक दिखाई देनी शुरू हो गई थी और आखिरकार उनके सामने राधा के भाई का घर था। दरवाजा खुला, भीतर से दीपक की रोशनी फैली और भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दरवाजे के बाहर राधा और अर्जुन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शादी में दिखे थे। वही गहने, वही कपड़े और वही हल्की मुस्कान, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे पानी में डूबी हुई आंखें, ठंडी और बेजान। सावित्री ने झट से उन्हें अंदर बुला लिया। आओ आओ, कितने थके हुए लग रहे हो, मैं भी चाय बना देती हूँ। वे दोनों बिना एक शब्द बोले भीतर आ गए। उनके पैरों की चाल धीमी थी और जैसे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जब वो चल रहे थे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। मोहन ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। तो सफर कैसा रहा? राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अर्जुन ने सिर्फ सिर हिलाया। रात का खाना सबने साथ बैठकर खाया, लेकिन मोहन और सावित्री को बार बार महसूस हो रहा था कि कमरे में ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। चूल्हे की गर्मी भी उसे कम नहीं कर पा रही थी। सोने का समय आया। मोहन ने मेहमान कमरे में उनके लिए बिस्तर लगा दिया। राधा और अर्जुन चुपचाप भीतर चले गए। आधी रात सावित्री की नींद खुली। उसे लगा जैसे आंगन में कोई धीरे धीरे कदम रखकर चल रहा है। उसने खिड़की से झांका और उसका दिल जैसे जम गया। आंगन में राधा और अर्जुन खड़े थे। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां राधा और अर्जुन नहीं थे, बल्कि 2 काले धुएं जैसी आकृतियां थीं, लंबी, बिना चेहरे की, सिर्फ चमकती आंखों वाली। वे धीरे धीरे हवा में घुल रही थी और उनकी जगह बर्फ जैसी ठंडक फैल रही थी। मोहन और सावित्री को जल्दी ही शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर तो सोने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। दोनों की आंखों की नींद उड़ चुकी थी।
सावित्री ने धीरे से राधा और अर्जुन का दरवाजा खोला तो वो ठंडी पड़ गई। तीसरा पहर था। सावित्री ने देखा कि राधा दीवार पर उल्टे पैर चल रही है और अर्जुन छत पर उल्टा चिपका हुआ था किसी चमगादड़ की तरह। सावित्री चीख पड़ी, मोहन, ये लोग हमारे अपने लोग नहीं, ये कोई और हैं। मोहन जब भागा तो उसने देखा अर्जुन अब उसके सामने डटा खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा बिना किसी भाव के। वह बोला, अब हम आ गए हैं, वापस नहीं जाएंगे। एक भयानक गूंजती आवाज कमरे में भर गई। सावित्री ने तुलसी के पत्ते और गंगा जल उठाए और जगह जगह छिड़कने लगी। से चिल्लाई, दूर हो जाओ, जो कोई भी हो तुम, हमारे घर से बाहर निकल जाओ। पर जो सामने था वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। राधा की परछाई चिल्लाई, हमें बुलाया किसने था? हम तो बस रास्ता देख रहे थे। तुमने दरवाजा खोला और बोला अंदर आ जाओ, तो हम आ गए। सुबह जब गांव वाले आए तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर सावित्री और मोहन की लाशें पड़ी थीं। मेहमान वाले कमरे में 2 गीले कीचड़ भरे पद चिन्ह थे जो खिड़की तक जाते थे और वहां से बाहर जंगल की ओर गायब हो जाते थे। गांव वालों ने बाहर जंगल में अर्जुन और राधा की भी लाशों को पाया। गांव में आज तक लोग कहते हैं अगर रात के 9 बजे के बाद उस जंगल के रास्ते से कोई भी नवविवाहित जोड़ा गुजरे तो वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, उनकी जगह कोई और पहुंचता है।